गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2.1 के नेक्स्ट टॉपिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, समय समय पर अलग अलग प्रबंध के विशेषज्ञ ने अलग अलग प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में अपने अपने अनुभव के बारे में बताया है। फ्रांस के जो प्रसिद्ध उद्योगपति है हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक, जो बहुत ही प्रसिद्ध रह चुकी है अपने टाइम में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया। प्रबंध के इन सिद्धांतों का वर्णन करने के बाद उद्योग जगत में तहलका मच गया था, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे हर एक जीवन में लागू होते हैं, हर एक जीवन के प्रत्येक लक्ष्य पर फिट बैठते हैं। फेयोल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, जो इसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो इस प्रकार। पहला पॉइंट है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन का क्या मतलब, सभी जानते हैं कि यदि कोई हमें कार्य मिलता है और यदि हम उस कार्य को विभिन्न भागों में बांट दें और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वही कार्य का एक छोटा भाग दिया जाए जिस कार्य को करने में वह निपुण है। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ठीक है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, यदि उसको वही कार्य दिया जाए जिस कार्य में वे निपुण है, उससे क्या होगा, करने से वो उस कार्य में अभ्यस्त हो जाएगा और फिर वो उस कार्य को बार बार करेगा। बार बार करने से क्या होगा, वो कार्य को बहुत ही बढ़िया ढंग से और कम समय में संपूर्ण कर पाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी टेलर को 50 शर्ट बनाने का ऑर्डर प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्या करता है वो दर्जी, जो टेलर है, वो पहले कटिंग तो कोई करेगा और उसकी स्टिचिंग, सिलाई कोई करेगा, बटन कोई लगाएगा, काज कोई बनाएगा, तुरपाई कोई करेगा और उसके बाद प्रेस कोई करेगा। तो ऐसी दशा में यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करेगा तो जब वो बार बार उस काम को करेंगे तो वो उस काम को करने में क्या आ जाएंगे, पूरी तरह से हैबिचुअल, यानी उनके अंदर क्या आ जाएंगे, स्पेशलाइजेशन के, विशेषीकरण के गुण आ जाएंगे और काम पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से होगा। इसको क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व के साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का क्या अभिप्राय है, जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उसको उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि यदि हम उसको अधिकार नहीं सौंपेंगे उस काम को करने के लिए तो उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई अधिकारी अपनी फर्म के सेल्स मैनेजर को ये कहता है कि पिछले साल की अपेक्षा आपने दुगना सेल निर्धारित करना है, दुगना सेल टारगेट करना है। तो ऐसी दशा में उसको क्या अधिकार मिलने चाहिए कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर बेचे, कोई भी मूल्य निर्धारित करे वस्तु का, कम ज़्यादा कर सकता है मूल्य को मार्केट के अनुसार, ठीक है। उधार की सुविधा वो अपने अनुसार ग्राहकों को देखकर अपने अनुसार कभी भी तय कर सकता है भी किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है। तो इस प्रकार के अधिकार उसको दिए जाने चाहिए। यदि उसको इस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे तो ऑन द स्पॉट वो ग्राहक को देखकर इन अधिकारों का प्रयोग करके अपने बिक्री के लक्ष्य को बढ़ा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यदि हमें किसी व्यक्ति से कोई काम पूरा करवाना है, यदि हम उसको उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अधिकार भी उसको साथ साथ सौंपे जाने चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन का मतलब है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। सभी स्तरों पर अच्छी पर्यवेक्षण व्यवस्था करें। पर्यवेक्षण का मतलब है सुपरविजन, बार बार उस काम को देखकर, और नियमों की स्पष्ट व्याख्या करें। नियमों की स्पष्ट व्याख्या का क्या मतलब है कि हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ बैठना है, किस प्रकार से कार्य करना है, किन किन औजारों का प्रयोग करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको कहते हैं कि नियमों की स्पष्ट व्याख्या। इस प्रकार से हम अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी के, हमें सेल्स मैनेजर का उदाहरण ले लीजिए जो हमने पिछले पॉइंट में लिया था। सेल्स मैनेजर को हमने ये कह दिया कि आप उधार की सुविधा दे सकते हो, लेकिन वो उधार की सुविधा ग्राहकों को ना देकर बल्कि वो अपने केवल मित्रों और रिश्तेदारों को देता है। तो ये अनुशासनहीनता है, तो इससे उसका लक्ष्य भी पूर्ण नहीं होगा। और इसी प्रकार से यदि हम किसी कर्मचारी को कहते हैं कि आपको अपना कार्य पूरी अक्षमता के साथ करना है, 100% अक्षमता के साथ, लेकिन वो फिर भी अपनी 100% अक्षमता का ना प्रयोग करके वो अपनी 60-70% अक्षमता का ही प्रयोग करता है और काम को पूरा करने में लापरवाही करता है, तो ये भी अनुशासनहीनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि हमने किसी कार्य को बढ़िया ढंग से करना है तो उसके लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कक्षा में भी अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने कक्षा को बढ़िया ढंग से चलाना है, बढ़िया ढंग से उसमें पढ़ाई करवाना है तो इसमें अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। आज हम प्रबंध के इन 14 सिद्धांतों में से ये पॉइंट पढ़ेंगे। बाकी जो हमारे जो सिद्धांत रह गए वो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास लगेगी उसके अंदर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको आज समझ में आए होंगे। इन सिद्धांतों को आपने
अब याद भी करना है और अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। धन्यवाद।